नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके CUET में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। यूपी TGT PGT के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो क्वेश्चन है डेफिसिट अब से रिलेटेड, फिजिकल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ पर मैच करवाना है आप क्वेश्चन को, ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? फिजिकल डेफिसिट में हम क्या देखते हैं? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, और इसमें से हम क्या करते हैं? लेस बोरोइंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका फिजिकल डेफिसिट वाला करेक्ट होगा वो आपका सी वाला होगा, ठीक है। इसको मैच करवाते हुए चलते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, लेस बोरोइंग, माइनस कर देते हैं बोरोइंग को, ठीक है। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका बजटरी डेफिसिट हो जाएगा ए से। याद रखिएगा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी इसको, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आजकल बनते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट जो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, इसका सी वाला। एंड प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है आपका? फोर्थ वाला हो जाएगा यहाँ पर, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर आपका टोटल रिसिप्ट, और लेस कर देते हैं आपका बोरोइंग एंड इंटरेस्ट पेमेंट को, ठीक है। तो आप लोग मैच कर लीजिए इस चीज़ को और लर्न भी कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने सबको मैच करवा दिया। फर्स्ट का आपका थर्ड, बी का आपका जो है फर्स्ट आपका करेक्ट था, और सी वाले का सेकंड था, और डी वाले का फोर्थ था। तो चलिए इसको मैच करवा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? कौन सा यहाँ पर आपका ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है? तो याद रखिएगा, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर जो वेट, यहाँ पर ऑप्शन में और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, पर इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, या फिर पेमेंट ऑफ सैलरी, या फिर सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, या फिर ओल्ड एज पेंशन। तो यहाँ पर कौन सा आपका ट्रांसफर पेमेंट में आता है, ठीक है। तो ट्रांसफर पेमेंट होती क्या है? याद रखिएगा कि ट्रांसफ़र पेमेंट होता है मनी टू इंडिविजुअल बाय गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी बिना गुड्स एंड सर्विसेज को लिए हुए ये पेमेंट दिया जाता है सरकार के द्वारा। जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये जो से आपकी जो बेरोजगारी भत्ता होता है ना, ये भी आपका ट्रांसफर पेमेंट में आता है ठीक है। सोशल सिक्योरिटी पेमेंट, ये भी आपका जो है ट्रांसफर पेमेंट में आता है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन, ये भी आपका ट्रांसफर पेमेंट में आता है। स्टूडेंट के लिए जो ग्रांट दिया जाता है, सब्सिडीज़ दी जाती है फार्मर्स के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, तो वो भी आपके ट्रांसफर पेमेंट में आता है। तो ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिंकिंग फंड के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दिस मेथड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, क्या ये रीपेमेंट है पब्लिक डेप्ट को चुकाने का, सिंकिंग फंड? दूसरा है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ये जो है सरकार के द्वारा क्रिएटेड किया जाता है। आउट ऑफ बजटरी रेवेन्यू एवरी ईयर, क्या इसको आपके बजटरी रेवेन्यू से निकाला जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट वर्सन है, एक मेथड है रीपेमेंट का पब्लिक डेप्ट को, ठीक है। ये सरकार जो है इससे क्या करती है? अपने कर्ज को चुकाती है। तो सिंकिंग फंड एक तरीके का फंड होता है जो कि क्रिएट किया जाता है आपके गवर्नमेंट के द्वारा, और ग्रेजुअली एक्यूमुलेट होता है एवरी ईयर बाय सेटिंग असाइड अ पार्ट ऑफ करंट पब्लिक रेवेन्यू, ठीक है। और तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका कौन सा होगा? 1, ठीक है, मेथड ऑफ रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर डेफिसिट फाइनेंसिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग डज नॉट लीड टू इन्फ्लेशन इफ़ इट अडॉप्टेड इन स्मॉल डोजेज। अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग को स्मॉल डोजेज में हम जो है करें, तो क्या ये जो है आपका सही है? मतलब आपके इन्फ्लेशन को नहीं लाएगा। दूसरा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑफन यूज टू टूल ऑफ फाइनेंसिंग बजटरी डेफिसिट। ये एक तरीके से यूज़ किया जाता है, मतलब जनरली यूज़ किया जाता है आपके फाइनेंस करने के लिए बजटरी डेफिसिट को। बजटरी डेफिसिट कब होता है? जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है आपके रेवेन्यू से। तो 15वें का जो करेक्ट होगा, पहले इसका हम लोग जो कोड है उसको देख लेते हैं। क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू,
एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जो स्टेटमेंट 1 है उसका। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, करेक्ट है। स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू, दोनों अपने आप में सही था, बट सेकंड स्टेटमेंट एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके फर्स्ट का। तो इसको देख लेते हैं क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड एक्सप्लेनेशन। डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखिए अगर हम ज़्यादा डेफिसिट फाइनेंसिंग करेंगे तो ये इन्फ्लेशन को लाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि स्मॉल डोजेज़ में इसको लाना चाहिए, है ना। अगर हम जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, हम इसको यूज़ करते हैं एज अ टूल ऑफ फाइनेंसिंग बजटरी डेफिसिट। फाइनेंसिंग जो बजटरी डेफिसिट होता है, हम उसको फाइनेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपके डेफिसिट फाइनेंसिंग को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में करेक्ट है, और बी जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देता है फर्स्ट वाले का, याद रखिएगा इस वर्ड को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सेकेंड डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी नोट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डैश मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर पहली जो सेकेंड टाइम जो है डिमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी हुआ था, कौन से आपकी फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम पे हुआ था। तो याद रखिएगा ये मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था आपका 1978 में, ये सेकेंड टाइम डिमोनेटाइजेशन किया गया था आपका। और मोरारजी देसाई की सरकार थी इस समय, 16 जनवरी को किया गया था। और इसमें डिमोनेटाइज किया गया था 1000 की करेंसी को, 5000 एंड 10,000 की करेंसी को, ठीक है। कितने थाउजेंड की, आपकी पहली बात तो याद रखिएगा कि 1000 की करेंसी को, और आपके 5000 और 10,000 की करेंसी को डिमोनेटाइज किया गया था, ठीक है। और उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे हरी भाई एम पटेल, ठीक है, HM पटेल भी कहते हैं इनको। इनका समय जो है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट लॉन्गेस्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ डैश फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ पर कौन से जो है फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम पे फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था। तो उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो यहाँ पर है आपके विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, इनके टाइम पे ये अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है आपका 6 है। द फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, अनवेल्ड 1986 में हुआ था आपका 9। तो याद रखिएगा ये आपके ऑप्शन सी है। द फाइनेंस कमीशन हैज़ फॉरेस्ट कवर एज अ क्राइटेरिया फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। तो कौन से वाले फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत जो है फॉरेस्ट को कवर किया गया, क्राइटेरिया लिया गया एज अ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के तौर पे। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 14 फाइनेंस कमीशन में लिया गया है, ठीक है। और इसके जो चेयरपर्सन थे YV रेड्डी थे, है ना। 15 फाइनेंस कमीशन के NK सिंह है, और आपके 14th के जो है YV रेड्डी। तो इस समय आपका जो 14 फाइनेंस कमीशन था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका जो है यूज़ किया गया था ब्रॉड पैरामीटर के तौर पे पॉपुलेशन, जो कि 1971 का हम लेते थे। और याद रखिएगा इसमें फॉरेस्ट कवर को भी इंक्लूड किया गया था। तो आपका 14 जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ लाइकली टू एड इन इम्प्रूविंग इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। कौन सा यहाँ पर आपका इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रमोशन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, या फिर हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपनाएं, डिवोल्यूशन करें अपने, डीवैल्यूएशन करें अपने रुपीज़ को, या फिर इम्पोर्ट इज़ हायर टैरिफ ऑन इम्पोर्ट, इम्पोजिशन ऑफ हायर टैरिफ हम कर दें इम्पोर्ट्स पे। तो ये हमारे, या फिर हम जो है लगा दें आपके हाई टैक्सेस एक्सपोर्ट पे। तो ये कोई मतलब आप हाई टैक्सेस अगर लगा दे रहे हो, हाई ड्यूटीज़ लगा दे रहे हो एक्सपोर्ट पे, तो ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को कहीं भी इम्प्रूव करने का काम नहीं करेगा। याद रखिएगा कि लेविंग हाई ड्यूटीज़ ऑन एक्सपोर्ट कभी भी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को नहीं सुधारेगा, जबकि हम इसके पहले जो 3 ऑप्शन देख चुके थे वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारेगा। अगर हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाते हैं तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक है। डिवोल्यूट करेंगे अपने, डीवैल्यूएशन करेंगे अपने इंडियन रुपीज़ को, उसकी वैल्यू कम कर देंगे, तो भी हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा। अगर हम इम्पोजिशन करें हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, तो भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करेगा। ये सब याद रखिएगा। पर कहीं भी ये नहीं होता है कि एक्सपोर्ट पे आप ज़्यादा टैक्सेस लगाओ तो उससे जो है आप मतलब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सुधरेगा। तो ये अच्छा नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि नॉट पूछा है यहाँ पर। नॉट इज़ लाइकली टू एड इम्प्रूविंग
इंडियन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। कौन सा यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या फिर पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू। तो विच ऑफ द अबव कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर कौन सा आपके मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है? इजी है क्वेश्चन, है ना। बैंक रेट आपके मॉनेटरी पॉलिसी का है, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी हम मॉनेटरी पॉलिसी में ही देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आपके मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज़ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जबकि आपका जो पब्लिक डेप्ट एंड पब्लिक रेवेन्यू है, ठीक है, पब्लिक डेप्ट एंड पब्लिक रेवेन्यू ये आपके फिस्कल पॉलिसी का है, ठीक है, ये आपकी फिस्कल पॉलिसी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वाज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रिजीम ऑफ। जो फर्स्ट टाइम आपकी, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी आपकी कब आई थी, याद रखिएगा कि एलपीजी पॉलिसी आपकी 1991 में आई थी। तो जो फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन है वो कब इनिशिएट किया गया था और किसकी सरकार में? तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में किया गया। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे उस समय? मनमोहन सिंह थे, उस समय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टैक्सेस एंड टाइप्स एंड मेथड्स से, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेसिव टैक्सेशन? याद रखिएगा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता है। जैसे आपका इनकम टैक्स आपका क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स जैसे जीएसटी है ना, जीएसटी इज रिग्रेसिव टैक्स। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है? तो जो आपका रिग्रेसिव टैक्स होता है, टैक्स दैट टेक्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ लो इनकम पीपल देन फ्रॉम द हाई इनकम पीपल। यानी रिग्रेसिव टैक्स किसके लिए घातक होता है? आपके पुअर के लिए। बिकॉज कि देखो पुअर इनकम की जो आपके रिच हैं, ठीक है, रिच हैं उनकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, फिर उन्हें जीएसटी देना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीएसटी बढ़ रहा है तो ठीक है वो दे देंगे। पर पुअर जो है उसकी इनकम तो उतनी बढ़ नहीं रही है, फिर भी अगर उसका जीएसटी बढ़ रहा है तो उसके लिए तो घातक मतलब ये चीज़ होगा ना। तो लार्ज परसेंटेज ऑफ लोअर इनकम को देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू आपके हायर जो हाई इनकम वाले हैं। तो ये आपका रिग्रेसिव टैक्स होता है। जीएसटी आपका रिग्रेसिव टैक्स के अंतर्गत आता है, जबकि प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? आपका इनकम टैक्स। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कास्काडिंग द इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला, when tax imposition lead to disproportionate increase in the price by an extent more than the rise of taxes, when tax imposed lead to disproportionate decrease in the price by extent more than the rise of taxes, यानी extent। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन है द टैक्स इम्पोज लीड टू डिसप्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन इम्पोर्ट्स, या फिर चौथा ऑप्शन है व्हेन टैक्स इम्पोज लीड टू डिसप्रोपोर्शनेट डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर जो आपका कॉम्बिनेशन मतलब सही है 24 का, यहाँ पर सिर्फ एक करेक्ट है, ओनली वन। कौन सा? व्हेन टैक्स इम्पोज, जब टैक्स इम्पोज होता है तो ये क्या करता है आपका? लीड्स टू डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्राइस। जब टैक्स आपका इम्पोज होता है तो प्राइसेस क्या होती है आपकी? डिसप्रपोर्शनेट वे में क्या करती है? राइज करती है, ठीक है, बाई एन एक्सटेंट मोर देन द राइज ऑफ टैक्सेस। जितना कि टैक्स नहीं राइज करता उतना प्राइस राइज कर जाती है। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का है विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड टू फिजिकल पॉलिसी। कौन सा फिजिकल पॉलिसी से? तो क्या इन्फ्लेशन है, टैक्सेशन है, कंजप्शन है, या फिर मनी सप्लाई। तो याद रखिएगा कि आपका जो टैक्सेशन फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड है वो कौन सा है? आपका टैक्सेशन, ठीक है। टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर यानी एक्सपेंडिंग ये आपके फिजिकल पॉलिसी से रिलेट करता है। फिजिकल ड्रैग एक्सप्रेस द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फिजिकल ड्रैग जो होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है? इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे बताता है? तो ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट होगा ये आपके टैक्स रेवेन्यू एंड जीडीपी, ठीक है, पर जो है फिजिकल ड्रैग एक्सप्रेस होता है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो फिजिकल ड्रैग इज़ द एक इकोनॉमिक्स टर्म है जो कि बताता है एक सिचुएशन को, ठीक है,
वेयर गवर्नमेंट नेट फिजिकल पोजीशन यानी इक्वल टू इट्स स्पेंडिंग इज लेस देन टैक्सेशन, उसका खर्च क्या है, ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके जो है टैक्स कलेक्शन उसका कम हो रहा है, ठीक है। और याद रखिएगा डज़ नॉट मीट द नेट सेविंग गोल, उसका जो सेविंग गोल है वो नहीं मीट कर पा रहा है, ठीक है। और फिजिकल ड्रैग एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर कि इन्फ्लेशन एंड अर्निंग, ठीक है, इन्फ्लेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ में पुश मोर टैक्स पेयर इनटू हायर टैक्स बास्केट, वो आपके हायर टैक्स बास्केट में जाता है। तो यहाँ पर जो है रिलेटेड हो जाएगा आपके टैक्स रेवेन्यू या जीडीपी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले तो क्वेश्चंस हैं ये आप सभी के लिए। तो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द पिगोवियन टैक्सेशन, कौन सा यहाँ पर पिगोवियन टैक्सेशन है। तो याद रखिएगा कि कंजप्शन ऑफ सिगरेट ये आपका पिगोवियन टैक्सेशन के अंतर्गत आता है, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 27 का फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये पिगोवियन टैक्सेशन के अंतर्गत आता है कंजप्शन ऑफ सिगरेट एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेसल थर्ड नॉर्म टारगेट एट विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए बेसल जो नॉर्म्स है वो किसके लिए है, बैंकिंग सिस्टम के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है, रेगुलेट करता है ये। तो जो बेसल थर्ड था, ठीक है, वो टारगेट क्या करता है आपके, तो याद रखना यहाँ पर इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब शॉक्स अराइजिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस, ये भी करता है, ठीक है, इम्प्रूव करने की बात करता है। दूसरा है इम्प्रूव रिस्क ऑफ मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, ये भी करता है, एंड स्ट्रेंथन बैंक्स ट्रांसपेरेंसी, तीनों चीज़ें करता है आपका बेसल थर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कब बेसल थर्ड आया था ये ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स वही टैक्स होता है जो आपके इनकम पे लगता है, जैसे जैसे आपका इनकम राइज करता है वैसे वैसे आपका टैक्स राइज करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, क्या मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स शुड बी इंक्रीज या फिर मार्जिनल रेट ऑफ रेट शुड बी मोर देन एवरेज रेट। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोनों करेक्ट है, मार्जिनल रेट यहाँ पर इंक्रीज होता है और मार्जिनल रेट जो होता है शुड बी मोर देन एवरेज टैक्स रेट, एवरेज मार्जिनल रेट जो होता है टैक्स का वो ज़्यादा होता है आपके एज़ कम्पेयर टू आपके एवरेज। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जीएसटी टू कंपोनेंट है, वनली लेविड बाय द सेंट्रल एंड द अदर लेविड बाय द स्टेट, क्या वन जो करता है वो आपका सेंटर करता है एंड अदर जो लगाता है आपका जीएसटी वो स्टेट लगाता है, या फिर सेंट्रल जीएसटी एंड एसजीएसटी आर टू बी पेड टू द जॉइंट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, क्या ऐसा होता है कि जॉइंट अकाउंट में होता है, या फिर आपका है वाइल द इम्पोर्ट would be zero rated and export would be subject of to the GST। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ओनली वन करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसको हम लोग वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स को रिप्लेस इसने किया है आपके जीएसटी ने, पहली चीज़, ठीक है। और याद रखिएगा रिप्लेसिंग ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको जीएसटी ने क्या किया, रिप्लेस किया है, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडियन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आपका करता है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल भी कलेक्ट करता है और स्टेट भी कलेक्ट करता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इंडिया एक फेडरल रिपब्लिक है, तो यहाँ पर जीएसटी इज़ दस इम्प्लीमेंटेड कहाँ, सेंट्रल और स्टेट दोनों तरफ से होगा, यानी एक आपका एसजीएसटी होगा, एक आपका सीजीएसटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इंट्रोड्यूस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन से ईयर में ये मिनिमम मैट है ना, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को लाया गया था। तो 1996 टू 97 के टाइम पे ये मैट वाला जो कंसेप्ट है उसको लाया गया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम बजट में 1996 टू 97 में लाया गया था मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जिसको मैट कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे लगा जाता है, ऑन फर्म्स एंड कंपनीज़ और लिमिटेड लाइबिलिटीज़ जो पार्टनरशिप होता है उस पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये 1996 टू 97 में लाया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपका नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट इट्स शेयर इन वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या अपना डिसइन्वेस्टमेंट करता है? द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज़ वेरी फास्ट। क्या बहुत फास्ट होता है? द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज़ वेरी स्लो एंड गवर्नमेंट ऑलवेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ टारगेट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? तो याद रखिएगा सिर्फ ए करेक्ट है ना। यहाँ पर 32 का सिर्फ ए करेक्ट नहीं होगा। वेट, डिसइन्वेस्टमेंट इट्स शेयर इनटू वेरियस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये तो सही है। अपने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो शेयर होता है वो प्राइवेट को बेच देता है, ये करता है। प्रोसेस जो आपका डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है 32 में, यहाँ पर याद रखिएगा काफ़ी स्लो होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑलवेज फॉल शॉर्ट ऑफ टारगेट, कुछ ना कुछ टारगेट रख के चलती है, पर ये काफ़ी है ना स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर 1 एंड 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अपने पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचती है, ठीक है, उसके शेयर को। और 1991 में काफ़ी ज़्यादा ये देखने के लिए हमें मिल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन कार्ड इशूड बाय इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। जो पेन कार्ड इशू किया जाता है आपका कौन से चीज़ के लिए जो है कैन नॉट यूज़ का, हम नहीं कर सकते इसको यूज़। तो ये आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस का नहीं होता है, इसमें कोई भी एड्रेस वेड्रेस आप प्रूफ नहीं दे सकते हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी असाइन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू द स्टेट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन करेक्ट हो जाएगा 34 का। कौन सी एक एजेंसी असाइन करती है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट ऑफ इंडिया? तो जो है फाइनेंस कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया। पहली बार एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाने वाली जो है कौन सी थी आपकी, कौन सा स्टेट था? तो याद रखिएगा ये बिहार है, ऑप्शन डी करेक्ट है। स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम 36 नहीं कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम। किससे ज़्यादा आपका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से करेक्ट करती है, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पॉसिबल रेट ऑफ टैक्सेशन एंड रिजल्टिंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग कौन सा कर्व कहते हैं? लेफर कर्व। लेफर कर्व क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन पॉसिबल रेट ऑफ टैक्सेशन एंड रिजल्टिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 वाला हो जाएगा। तो 3 कर्व आप लोग तैयार कर लीजिएगा, एक फिलिप्स कर्व, एक आपका लेफर कर्व है, ग्रिफिन कर्व है ना, ये सब कर्व जरूर से तैयार कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज टैक्स इज कलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट लेवल इज कॉल्ड। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? तो इनकम टैक्स। सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्ट करती है आपका इनकम टैक्स है ना। ओके, तो जो लार्जेस्ट शेयर होता है आपका कौन से टैक्स का होता है? इनकम टैक्स का। ठीक है, और याद रखिएगा कि रफली 80% आपका जो टैक्स होता है कम मतलब कहाँ से आता है? आपके डायरेक्ट टैक्स से आता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। इंडिकेट द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर इंडिकेट करना है। ठीक है, तो जो है इनकम टैक्स का जो कंसेप्ट है वो 1816 मतलब 1860 में आया था, और आपका एक्सपेंडिचर जो टैक्स है वो आपका 1956 में आया था। वैल्यू एडेड टैक्स जो है वैट वाला कंसेप्ट वो 1996 से लेके 97 के बीच में आया था। और फ्रिंग बेनिफिट टैक्स जो है हमारा जो कंसेप्ट है ये 2005 में आया था। तो आप लोग मैच कर लीजिए कौन कौन सा है आपका करेक्ट। तो यहाँ पर जो कोड हो जाएगा वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया कौन तैयार करता है? तो याद रखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर बाई। किसके द्वारा जो है आपका प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर को जो है
सरकार करती है। तो यहाँ पर जो है टैक्सेशन, सब्सिडी, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इन सब से करती है, पर यहाँ पर ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, 44 में जो ग्रांट है वो आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर कैसे करती है, टैक्स लगा के, सब्सिडीज़ को दे के, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जो है लागू करके। पर यहाँ पर जो ग्रांट्स होता है वो तो एक मतलब सहयोग आपका है, इसकी वजह से नहीं होता, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो है डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में कौन सा आपका आता है। तो 45 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, उस कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। तो का कॉर्पोरेट टैक्स आता है, टैक्स ऑन इनकम, या फिर वेल्थ टैक्स, या फिर कस्टम ड्यूटी, या फिर एक्साइज ड्यूटी। तो 45 का जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका इसमें है कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, तीनों आता है। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसको किसके द्वारा जो है इम्पोज किया जाता है, 47 का देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाता है, आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कॉरपोरेशन टैक्स इन इंडिया इज़ लेविड ऑन इनकम ऑफ द कंपनी वेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड कॉरपोरेशन टैक्स। तो क्या आपका इंक्लूड नहीं होता है, याद रखिएगा यहाँ पर सेल्स प्रोसीड ऑफ एसेट इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से यहाँ पर जो है टैक्स रिवेन्यू का सोर्स नहीं है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो मोटर व्हीकल टैक्स, ये आपका सोर्स ऑफ जो है, वेट यहाँ पर कॉम्बिनेशन है आगे, नहीं यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पर जो है मोटर व्हीकल टैक्स जो है नहीं आता है आपके, नॉट सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू, जबकि आपका इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स सब कुछ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कृषि कल्याण सेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कृषि कल्याण सेस आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है यहाँ पर। तो के सी इज़ कैलकुलेटेड इन सेम वे सर्विस टैक्स इज़ कैलकुलेटेड, या फिर द करेंट रेट ऑफ के सी 0.50, या फिर के सी सी सिमिलर टू के एस एस। ठीक है, विच यहाँ पर कौन सा कोड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड, पर थर्ड वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो जो आपका किसान कल्याण सेस है वो सरचार्ज है इन एडिशन टू द परसेंटेज ऑफ टैक्स विच डोमेस्टिक टैक्स प्लेयर नीड टू पे व्हेन डिक्लेयरिंग डिस्क्लोज इनकम बाई पेइंग 30%। ठीक है, जब वो टैक्स करेंगे 30% पे, तो उस पर जो है सेस लगता है आपका। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका आपका फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु सजेस्टेड द इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, किसने जो है सजेस्ट किया था आपका तो यहाँ पर जो कैल्डर के द्वारा जो है इसको सजेस्ट किया गया था, इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, कब, 1956 में इस चीज़ को जो है कैल्डर के द्वारा बताया गया था। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोड वेट क्या है, याद रखिएगा, MOD VAT मोड वेट क्या है आपका, मोडिफाइड है, मोडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स इसको हम लोग कहते हैं, एक तरीके से ये वैल्यू एडेड टैक्स है हमारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टैक्स ड्यूटी लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन सा टैक्स और ड्यूटी लेविड नहीं किया जाता आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है विद द व्यू ऑफ रीड्रेस द ग्रीवेंसेज ऑफ टैक्स प्लेयर्स स्पीडली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म विच ऑफ द नोन इज, इसको जो है नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है ई निर्वाणा। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है ई निर्वाणा, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक जो है ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जो कि ई निर्वाणा है हमारा। ठीक है, और ये फास्ट ट्रैक टैक्स पेयर ग्रीवेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा टैक्स रिलेटेड ई निर्वाणा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस, ठीक है, यहाँ पर कौन सा आपका टैक्सेस है, तो कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स एंड यूनियन टैक्स। तो इसमें क्या दिया क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द कंट्रीब्यूशन इन
डिक्रीजिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है और किसका नहीं है, तो ये बताना है। तो याद रखिएगा कि जो आपका कॉरपोरेशन टैक्स है इसका 19 पैसे का जो है आपका, याद रखिएगा कि यूनियन जो आपका बजट था 2016-17 का, द शेयर ऑफ टैक्स इन 1 रुपीज़, 1 रुपये में 1 रुपीज़ के आधार पे ये जो मैं बता रही हूँ डेटा के हिसाब से बता रही हूँ, तो 1 रुपीज़ में जो कॉरपोरेशन टैक्स का शेयर था वो 19 पैसे था। ठीक है, 19 पैसे था, ये 2016-17 के डेटा के हिसाब से है। इनकम टैक्स का शेयर कितना था? 14 पैसा। सर्विस टैक्स 9 पैसा और यूनियन एक्साइज ड्यूटी ये 12 पैसा। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, तो यहाँ पर आपका 19 पैसा वाला मतलब फर्स्ट कौन सा है आपका? हाँ, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। द सेल्स टैक्स ऑन द कमोडिटी इज रेज्ड, सेल्स टैक्स कमोडिटी पे राइज कर दिया गया है, बट द रेवेन्यू अर्न थ्रू दैट सेल डिक्रीज शार्पली। देखिए सेल्स टैक्स बढ़ गया है तो रेवेन्यू कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द नेचर ऑफ कमोडिटी विल बी करेक्टेड, तो कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप लोग को जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप वाला भी देखना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, तो याद रखिएगा कौन सा आपके स्टेट लिस्ट के अंतर्गत टैक्स आता है। तो 57 का जो ऑप्शन करेक्ट है, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड जो लग्जरी टैक्स है ये आपके जो है स्टेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका जो एंटरटेनमेंट टैक्स है लग्जरी टैक्स जो कि स्टेट लिस्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, तो कौन सा जो है लगाया जाता है यूनियन द्वारा पर कलेक्ट जो है किया जाता है आपके स्टेट के द्वारा। तो यहाँ पर 58 का है स्टैम्प ड्यूटी होगा। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी आपका आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मेंशन किया गया है ये चीज़ आपके कौन से आर्टिकल में? 268 आर्टिकल नंबर। ठीक है, इसमें जो है बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैम्प ड्यूटीज़ आर मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट शैल बी लेविड बाय द स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद वाले पार्ट में हम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।